नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज बात करेंगे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। जितने लोग हैं जिसकी जैसी विचारधारा है वो उस हिसाब से बात करना पसंद करता है। कईयों के लिए बाबर एक लुटेरा है, एक आक्रांता है, एक बाहरी आक्रांता है जिसने भारत में आकर लूटपाट की, लोगों का कत्लेआम किया और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। कुछ लोगों के लिए बाबर की जो पूरी जिंदगी है वो एक संघर्ष की कथा है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी भुजाओं के दम पर चाहे तो अपना भविष्य खुद लिख सकता है। अब इन दोनों बातों को अगर मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो कुछ बातें आक्रांता लुटेरे के रूप में सही है और कुछ बातें जो हैं वो बाबर की जो जीवन की उपलब्धियां हैं, जो उसने अपने जीवन के अंदर संघर्ष से कमाया, उस बारे में भी सही है। तो आज अपन इन दोनों पक्षों पर चर्चा करेंगे। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी के हमारे इस चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मुगल्स जो हैं वो भारत के अंदर हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म निर्माता द्वारा कहा गया कि भारत का जो निर्माण है, भारत को जो बनाया है वो मुगलों ने बनाया है। मुगलों ने भारत को ताजमहल दिया, उन्होंने दिल्ली का लाल किला दिया और कई सारी इमारतें जो हैं उनकी ही देन है। वो कल्चर को भारत में लेकर आए, वो संस्कृति को भारत में लेके आए। कई लोग इस बात से एक राय नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, भारत में मुगल एक बाहरी आक्रांता के अलावा कुछ नहीं थे, जिन्होंने यहाँ पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम करवाया, बड़े पैमाने पर इन्होंने धर्म परिवर्तन का काम किया और साथ ही साथ जो कटे हुए सर थे उनके ऊपर अपनी इमारतों को खड़ा किया। अब देखिए, भावुक होकर कभी भी इतिहास को नहीं पढ़ा जा सकता है, ना ही सुना जा सकता है। इतिहास को हमेशा इतिहास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तभी आप किसी विवेकपूर्ण नतीजे पर पहुंचेंगे। बातें खूब है, सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा हथियार हो गया है जिसको लेकर हर आदमी अपने आप को पीएचडी होल्डर समझने लग गया है। फिर भी आज मैं बात करूंगा सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर। तो बात करें दोस्तों कि ये बाबर आखिर था कौन। दोस्तों मध्य एशिया में एक जगह है फरगना वैली। मध्य एशिया में एक जगह है, कौन सी? फरगना वैली। वर्तमान में आप देखें तो ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये अलग अलग अब देश बन चुके हैं। इसी मध्य एशिया के अंदर यहां पर एग्जैक्टली आप देखें तो वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है, यहां पर एक रियासत थी फरगना। फरगना पर शासन था उमर शेख मिर्जा का। उमर शेख मिर्जा जो है ये डायरेक्ट वंशज था किसका? तैमूर लंग का। तैमूर का नाम आपने सुना होगा। तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और बड़ा ब्रूटल आक्रमण था। दिल्ली को बहुत ही बुरे तरीके से तैमूर ने लूटा और कत्लेआम बड़े पैमाने पर किया उसने। और ये सिर्फ कोई दिल्ली की बात नहीं थी। तैमूर जिस जिस स्थान पर गया, आप समझें कि तैमूर का जो शासन है वो यहाँ, ये जो हिंदुकुश पर्वतमाला है, यहां से ये पूरा मध्य एशिया और तुर्की तक ये तैमूर का शासन था। बहुत बड़ा साम्राज्य तैमूर ने भी अपनी तलवार के दम पर खड़ा किया और इसी तैमूर की 5वीं पीढ़ी में बाबर का जन्म हुआ और बाबर के पिता तैमूर के डायरेक्ट वंशज थे उमर शेख मिर्जा। बाबर की जो मां है कुतुब निगार खानम, ये भी डायरेक्ट वंशज थी चंगेज खान की। किसकी वंशज थी ये? चंगेज खान। और चंगेज खान का नाम भी आप जानते ही होंगे। चंगेज खान मंगोलिया का एक बहुत बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं वॉरलॉर्ड, बात समझ रहे हैं, जिसने चीन के इस तट से लेकर यहां पूर्वी तट से लेकर आप समझें तुर्की तक, मध्य एशिया तक अपना शासन फैला दिया था। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो आज भी इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य चंगेज खान ने खड़ा किया था। और चंगेज खान की 13वीं वंशज थी कौन? कुतुब निगार खानम। तो एक तरफ बाबर तैमूर का वंशज है पिता की तरफ से, और एक तरफ अपनी माता की तरफ से वो चंगेज खान का वंशज है। बाबर का जन्म जो है ये फरगना वैली में ही 1483 के अंदर हुआ। तो ये तो आप देख सकते हैं कि बाय ब्लड जो है ये ऑलरेडी एक रईस खानदान कह सकते हैं या जिसको शासक वर्ग कह सकते हैं, उसमें ये पैदा हुआ था। 12 वर्ष का ही था बाबर तब इसके पिता की मृत्यु हो गई।
1494 में, और फरगना का शासन जो है अल्पव्यस्क था बहुत ही, इसे मिल गया। ये एक और अपने पास अच्छा सा नक्शा है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान में ये फरगना वैली जो स्थित है ना, उज्बेकिस्तान में काफी क्लोज है। आप देखें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, एक शब्द में एक सिटी का मैं बार बार नाम लूंगा, समरकंद। तो समरकंद भी आप देखें तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान में ही एक और बड़ा शहर है बुखारा। कौन सा? बुखारा। तो समरकंद, बुखारा, ये फरगना, इनके आसपास बाबर की जिंदगी घूमेगी। बाकी काबुल को तो आप जानते हैं अफगानिस्तान की कैपिटल है, वहां पर भी बाबर जो है वो एक समय अपना शासन स्थापित करता है। पर मेनली बाबर के जीवन के शुरुआती वर्ष जो हैं, लगभग आप देखें कि 1494 से लेकर 1519 तक बाबर का जो पूरा समय बीतता है वो इस मध्य एशिया की राजनीति में बीतता है। कई बार वो अपने राज्य जीतता है, फिर हार जाता है। तो फिलहाल आप ज्योग्राफिकल लोकेशन ध्यान रखें, मध्य एशिया में, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में ये तीनों महत्वपूर्ण शहर स्थित है, फरगना, समरकंद और बुखारा। तो आप देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाबर अपने पिता की तरफ से तो तैमूर का वंशज है और अपनी मां की तरफ से वो चंगेज खान का वंशज है। डेडली कॉम्बिनेशन है। और साथ ही साथ अब क्या है, बेसिकली आप देखें तो जो तैमूर के भी वंशज हैं उनका संबंध मंगोलिया से रहा है, परंतु क्योंकि लंबे समय तक तैमूर और के जो वंशज हैं वो तुर्कों के बीच में रहे, तो मंगोलों से अलग जो है इनकी जो शाखा हो गई वो तुर्कों की एक चगताई शाखा हो गई। तो ये अपने आप को चगताई कहलाना पसंद करते थे बजाय के मंगोल कहलाने के। मंगोल से ही जो शब्द है वो मुगल बन गया है। कई सारे इतिहासकार जो है इस वंश को, जो बाबर का वंश आगे चला, हुमायूं, अकबर वगैरह, इसे तुर्को मंगोल वंश भी कहते हैं, और कई इतिहासकारों ने इसे मुगल वंश के रूप में लिख दिया है। पर सही बात कही जाए तो बाबर का जो वंश है वो तुर्कों के ज्यादा नजदीक है। हालांकि बाबर की अगर आप पीछे और पुरखों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मंगोलिया के जो कबीले थे उनसे इनका संबंध जरूर मिलता है। तो बाबर पिता उमर शेख मिर्जा और कुतुब निगार खानम की सबसे बड़ी संतान, जिसको 1494 में अपने पिता के मरने पर शासन मिल गया और समरकंद का यह शासक बनके बैठ गया। देखो, समरकंद के ही फरगना का शासक बनकर यह बैठ गया। फरगना के पास में ही समरकंद एक और रियासत थी और 1494 में शासक बनते ही इसने अपने पास पड़ोसी जो राज्य था समरकंद, जो कि इसके चाचा चलाते थे, उसके ऊपर अधिकार करने का निश्चय लिया और अपनी सेना लेकर समरकंद पहुंचा। 12 साल का है लड़का। पता चला कि जैसे ही समरकंद पहुंचे तो पीछे से बाबर के ही एक सेनापति ने और विश्वसनीय सेनापति ने विद्रोह कर दिया और फरगना वैली पर कब्जा कर लिया। बाबर समरकंद में है, पीछे से फरगना पर कब्जा हो गया। उसने कहा चलो भाई, समरकंद को छोड़ो, पहले फरगना को छुड़ाते हैं। समरकंद में जो सेना बाबर के साथ चली थी फरगना से, उस सेना ने बाबर का साथ देने से मना कर दिया कि भाई आप अभी बच्चे हो, हम आपकी क्या सहायता करेंगे। तो बाबर अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ निकला। पता चला कि ना तो उसके हाथ में फरगना रहा, ना उसके हाथ में समरकंद रहा। दोनों ही जो कैपिटल्स थी, दोनों ही बड़े शहर बाबर के हाथ से निकल गए। 1494 की बात है ये। फिर भी 3 साल बाद बाबर ने 1498 के अंदर, इन 3 सालों में बाबर के जो विश्वास पात्र लोग थे उन्होंने बाबर को जंगलों में रखा। वहां पर बाबर की ट्रेनिंग होती रही लगातार। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे वर्जिश का बहुत शौक था, व्यायाम का बहुत शौक था, तैरने का बड़ा शौकीन था, अपने शरीर को मजबूत बनाया, विकट से विकट परिस्थितियों में रहा, नंगे बदन पहाड़ों पर चढ़ना वगैरह ये सब इसकी हॉबीज हुआ करती थी। एक मजबूती लेकर ये वापस आया और फरगना को पुनः अपने नियंत्रण में किया। पर बदकिस्मती ने यहां भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। 1501 में फरगना फिर से इसके हाथ से निकल गया और इस बार तो इसकी जान पर बनाई थी, इसको वहां से भागना पड़ा। ये जान बचाकर भागा और काबुल पहुंचा। बीच में हिंदुकुश पर्वत था, हिंदुकुश पर्वत की पहाड़ियों को पार कर कर ये काबुल में पहुंचा और अपने कुछ एक विश्वसनीय साथी थे, उन विश्वसनीय साथियों की मदद से इसने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल के पास में ही हेरात शहर था। हेरात शहर पर जो है इसी के एक वंशज थे, उनका अधिकार था जिनको बाबर जानता था। उनके साथ मिलकर इसने फिर से समरकंद और बुखारा को जीतने का प्लान बनाया, क्योंकि समरकंद और बुखारा पर अब
उज्बेकिस्तान का एक बहुत बड़ा शासक हुआ है शहबानी खान। शहबानी खान का शासन था और बाबर ने उससे भिड़ने की भी कोशिश करी, पर बाबर उसके सामने बहुत कमजोर था। शहबानी खान बहुत मजबूत शासक था। तो कंधार और काबुल और हेरात दोनों के इन शासकों ने मिलकर शहबानी खान को हराने की सोची, परंतु तब तक जो हेरात पर इसका भाई था, बाबर का बहुत दूर का रिश्तेदार था, उसकी मृत्यु हो गई। बाबर का यह प्लान चौपट हो गया, वो काबुल में ही रह गया। 1506 की बात है, काबुल में, क्योंकि बाबर तो मध्य एशिया से आया है, चगतई है, और यह इलाका तो पठानों का है, जनजातियों का है। इन्होंने बाबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाबर को यहां से भी भागना पड़ा। हालांकि 1 साल के अंदर अंदर बाबर ने फिर से काबुल पर अपना स्थान स्थायी कर लिया। अब इसे बाबर को पता चला कि शहबानी खान की 1507-8 के अंदर हत्या हो जाती है, और यह हत्या करता है शाह इस्माइल। अब शाह इस्माइल कौन है? शाह इस्माइल एक नया उभरता हुआ एक मध्य एशिया का नया लड़ाका है, जो ईरान के अंदर, वर्तमान में जो ईरान है, फारस कहते थे इसको, फारस में अपना शासन स्थापित करता है। तो ये शाह इस्माइल जो है, ये सफाविद वंश की स्थापना करता है ना। सफाविद वंश ने शाह इस्माइल के समय में काफी लंबी टेरिटरी, वर्तमान में आप देखें तो जितना ईरान देश है ना, ये ईरान देश के अंदर शिया मत वाले जो मुस्लिम्स है वो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, और शियाओं की सबसे मजबूत जड़ें जो जिस व्यक्ति ने की है यहां पर, वो है शाह इस्माइल। खुद भी शिया था और इसने शहबानी खान को हरा दिया। शहबानी खान जिससे बाबर भी डरता था, शहबानी खान को शाह इस्माइल ने हरा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि शहबानी खान को जो हरा दे वो तो और बड़ा लड़ाका है, और बड़ा योद्धा है। तो बाबर ने सीधी मुलाकात करी किससे? शाह इस्माइल से। शाह इस्माइल बाबर से बहुत प्रभावित हुआ, पर उसने बाबर को शिया नियमों में ढालना शुरू कर दिया। मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी जो ग्रुप्स हैं, इनके बीच में हमेशा से लड़ाई रही है, और अभी भी आप देखें तो शिया और सुन्नी के बीच में तनाव रहता है, उस समय भी था। तो शाह इस्माइल ने सोचा कि बाबर को आगे करके मैं मध्य एशिया के ये जो देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ की जनजातियों में शिया धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूं। इसी बात को रखते हुए शाह इस्माइल ने कहा कि मैं तुम्हारी हर अभियान में मदद करूंगा, पर तुम्हें जो है शिया धर्म को अपनाना होगा। और शिया धर्म को बाबर ने अपनाया भी। शियाओं की तरह कपड़े पहनना वगैरह उसने सब चीजें शुरू भी करी, और एक विजेता के रूप में शाह इस्माइल की सहायता से बाबर को फरगना और समरकंद दोनों का शासन मिल गया। इसने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बुखारा के ऊपर भी आक्रमण किया, और बुखारा के लोग तो वैसे ही उज्बेकों से परेशान थे। यहाँ पर अधिकांश जो है बुखारा में ताजिक जनजाति के लोग रहते थे, तो उज्बेकों को वो अपने शोषणकर्ता के रूप में देखते थे, और बाबर तो वैसे भी खुद ही उज्बेक था। तो ये यहाँ से आया था चगताई लोगों के बीच में से, तो ये देखते थे बाबर तो हमारा ही आदमी है। तो उन्होंने बाबर का स्वागत किया जब उसने बुखारा को जीत लिया। परंतु धीरे धीरे क्या है कि जनता बाबर से कटने लगी। क्यों? क्योंकि बाबर शियाओं की तरह वस्त्र धारण करता था, है ना। लोगों को ये पता भी चल गया कि ये शाह इस्माइल के साथ इसने संधि करके शिया धर्म को अपना लिया है। हालांकि बाबर ने कभी भी ना तो बड़े पैमाने पर शिया धर्म के प्रचार प्रसार का कोई काम किया, ना ही उसने इस क्षेत्र में रहने वाले सुन्नियों का नरसंहार किया। पर बाबर जो है वो एक बीच का रास्ता अपनाना चाहता था। इस वजह से शाह इस्माइल और बाबर के बीच में जो है थोड़ी कटुता आ गई। जैसे ही शाह इस्माइल की शक्ति वहां कमजोर हो रही पड़ी, बाबर को वापस मध्य एशिया छोड़ के काबुल आना पड़ा, और 1511 के बाद तो बाबर ने जो है काबुल को ही अपना गढ़ बना लिया। कुछ समय तक वो काबुल के अंदर ही रहा। 1517-18 में बाबर को कंधार मिल गया, कंधार उसने जीत लिया, और कंधार जीतते ही अब बाबर का सीधा सीधा जो फोकस हुआ वो भारत की तरफ हुआ। आप देखिए वर्तमान में जो पाकिस्तान की तरफ पंजाब का जो इलाका है बहुत ही जिसको आप कहते हैं उपजाऊ है। सिंध का जो इलाका है उसके पास बंदरगाह है, पोर्ट है, इसलिए वो भी बहुत उपजाऊ था। तो ऐसी स्थिति के अंदर बाबर ने अपनी सारी एक तरह जिसको कहते हैं ना मन में ये धारणा बनाई कि हमें भारत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। 1519 में बाबर ने अपनी जो काबुल अपना राज्य था उसकी सीमाओं पर यूसुफजई जनजातियां जो हैं बहुत विद्रोह कर रही थी, उसको दबाने के लिए उसने यूसुफजई जनजातियों पर आक्रमण किया। तब पहली बार बाबर जो है वो खैबर दर्रा पार करके भारत की तरफ आया। भारत आकर उसने जब भारत के अंदर भारत के जो लहराते खेत खलियान है उनको देखा तो बाबर का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मध्य एशिया में इस प्रकार की खेती वगैरह नहीं होती थी।
बाबर को जगह बहुत अच्छी लगी, परंतु जब बाबर यूसुफजइयों के विद्रोह को दबा रहा था तब पता चला कि काबुल के अंदर उसकी एब्सेंस के अंदर विद्रोह हो गया है, तो फिर से काबुल हाथ से न निकल जाए, बाबर वापस भागा और अपने राज्य काबुल में जाकर उसने शांति स्थापित करी। 1519 के बाद बाबर ने 3 और बार जो है भारत के अंदर यहीं पर ये जो वर्तमान का पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान में है यहां की यात्रा करी, परंतु कोई खास सफलता उसे नहीं मिली। बाबर को सफलता मिली मतलब एकदम ऐसे ही बैठे बैठे। बाबर के पास एक दिन जो है दौलत खान लोदी का एक मैसेंजर आया, जो उसका पुत्री था। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा है। इब्राहिम लोदी कौन? जो दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान अभी बैठा है, आपस में बनती नहीं है। दौलत खान लोदी ने बाबर के पास अपने बेटे को भेजा और कहा कि आप पंजाब के रास्ते सुल्तान पर आक्रमण करो, हम आपकी मदद करेंगे। बाबर राजी हो गया। तो बाबर 1526 के अंदर अपनी सेनाएं लेके पंजाब फ्री पास, कोई रोक टोक नहीं, सीधा पानीपत पहुंच गया। पानीपत पहुंच के उसने चुनौती दी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को, और यहीं पर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर बाबर ने अपने मध्य एशिया में इतने सालों के जो एक्सपीरियंस उसने कमाए थे, जब वो बार बार कभी अपदस्थ हो रहा था, कभी उसको राज्य वापस मिल रहा था। मध्य एशिया के लोगों को सबसे पहले चीन से बारूद की टेक्निक मिली थी, क्योंकि जब चंगेज खान के वंशजों ने चीन के अंदर तक कब्जा कर लिया, तब पेपर बनाने की कला, ये बारूद बनाने की कला, ये सब कलाएं जो है चीन से बाहर निकल गई। इससे पहले चीन वालों ने इतना ज्यादा इसको छुपा छुपा के रखा था कि लोग पता ही नहीं थे। अब मध्य एशिया के लोगों को बारूद बनाने की, तोप बनाने की, बंदूक बनाने की ये कलाएं आ गई थी। बाबर ये सब चीजें, तोपखाना वगैरह भारत में लेके आया। वहां से उस्ताद एकदम उज्बेक तोपची जो है वो भारत में लेके आया। उच्च से उच्च मंगोल तीरंदाज वो भारत में लेके आया। और इन सब के दम पर छोटी सेना होते हुए भी बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को बड़ी बुरी तरीके से हराया। इस युद्ध में जीतने के बाद भी बाबर की सत्ता भारत में मजबूत नहीं हुई थी। हालांकि दौलत खान लोदी ने सोचा था कि बाबर भी अपने पूर्वजों की तरह होगा, जैसे तैमूर लंग वगैरह ने आक्रमण किया था तो लूटपाट करके वापस चले गए थे। परंतु बाबर जो है उसने भारत में ही अपना स्थायी राज्य बनाने की सोच ली थी। इस वजह से बाबर जो है दिल्ली के पास ही अपना डेरा डाल के बैठ गया। बाबर के सामने अगली जो बड़ी चुनौती थी वो थी राजपूत शासक राणा संग्राम सिंह की, जो सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे, मेवाड़ के महाराणा थे और अपने जमाने के बहुत बड़े योद्धा थे। मतलब आप समझिए कि इन्हें उस समय हिंदुआ सूरज कहा जाता था। राजपुताना के सभी शासकों को इन्होंने एकत्रित किया। पाती पेरवन की एक प्रथा हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत अगर राजपुताना पे कोई संकट आया तो सभी राजपूत मिलकर लड़ेंगे। जोधपुर, बीकानेर और आसपास की जो भी रियासतें थी, उस समय आमेर रियासत थी, जयपुर नहीं थी, बूंदी, इन सभी के और जो छोटे छोटे ठिकाने थे उन सभी ने अपनी यथाशक्ति जो है सेनाएं इनको दी राणा सांगा को, और राणा सांगा जो है एक बड़ी सेना लेकर बाबर का मुकाबला करने के लिए आगरा दिल्ली की तरफ बढ़े। 1527 के अंदर सबसे पहले बयाना, वर्तमान में भरतपुर के पास है, यहां पर बाबर की सेनाओं की और राणा सांगा की सेनाओं की भिड़ंत हुई, जिसमें राणा सांगा को बहुत अच्छी विजय मिली और बाबर की सेना को पीछे हटना पड़ा। पीछे हटके उन्होंने आगरा के अंदर अपना डेरा डाल दिया। राणा सांगा की सेना बयाना के पास ही बैठ गई। इस समय मतलब राणा सांगा की सेना का शौर्य देख के बाबर की जो सेना थी उनके हौसले पस्त हो चुके थे। बाबर इस बात को भली भांति समझ गया था कि मेरी जो सेना है इसके हौसले बिल्कुल सही नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तब बाबर ने एक तो बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया, साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि ये एक धर्म युद्ध है, आम युद्ध नहीं है। ये अगर जीते तो गाजी कहलाओगे और मर गए तो शहीद कहलाओगे, जन्नत नसीब होगी। और मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये ऐलान करता हूं कि मैं जब तक ये युद्ध नहीं जीत लेता तब तक मैं जमीन पर सोऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। ये सारे उसने वादे किए और साथ ही साथ लूट का जो सामान होगा उसका बड़ा हिस्सा आप लोगों को मिलेगा, मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार की ओजस्वी बातें करने से तो बहुत कुछ होता है, परंतु इसके पास एक स्ट्रेटजी भी थी।
बाबर ने अपने पूरे जीवन के युद्ध अनुभव को यहां पर काम लिया, जिसमें तुलुगनुमा पद्धति भी आप कह सकते हैं, जहां पर बैलगाड़ियों को रस्से से बांधकर उनके बीच में तोपें लगाई गई, उनके पीछे तीरंदाज खड़े किए गए, जबकि जो राजपूत लड़ाके थे वो अपने तीर, कमान, भाले, तलवार इन्हीं से लैस थे। टेक्नोलॉजी में अभी तक उनके पास ये गोला बारूद बंदूकें नहीं थी। तो 1527 के खानवा के युद्ध के अंदर बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। हालांकि राणा सांगा युद्ध में मारे नहीं गए थे, उनको उनके साथियों ने युद्ध क्षेत्र से निकाल लिया था, परंतु कहते हैं कि राजपूताना के इन राजाओं में आपस में ही फूट पड़ने के कारण राणा सांगा को जहर देकर मार दिया गया। तो राजपूताना वाला संकट जो है वो तो बाबर के ऊपर से टल गया था, परंतु अभी भी बाबर की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। बाबर की सबसे बड़ी मुश्किल थी भारत के अंदर रहने वाले, शासन करने वाले अफगानी मुस्लिम। अब देखिए आप, भारत के अंदर जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है ना, अब दिल्ली सल्तनत के अंदर जनरली जो आप चाहे कुतुबुद्दीन को पढ़ें, इल्तुतमिश को पढ़ें, आप बख्तियार खिलजी को पढ़ें, है ना, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ें, आप तुगलक को पढ़ें, ये सभी अपने आप को तुर्की वंश के बताते थे। कोई कोरोना तुर्क था, कोई एलबारी तुर्क था, कोई खलज कबीले से आता था। तो मतलब कहीं ना कहीं इन सब का, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का कहीं ना कहीं कनेक्शन कहां से मिलता था? तुर्की से मिलता था, तुर्क लोगों से मिलता था। परंतु जो लोदी थे, जो बहलोल खां लोदी था, सिकंदर लोदी था और लास्ट इब्राहिम लोदी था, ये लोदी पक्के अफगान थे। अफगान में भी ये पठान थे। बात समझ रहे आप? और अफगान और ये तुर्क ये समझते थे कि हम ओरिजिनली भारत में सेटल होने वाले मुस्लिम हैं, हम ओरिजिनल भारतीय हैं। ये कौन है? बाबर। ये विदेशी है, ये यहां पे हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। यानी कि अब मुस्लिम्स के अंदर ही झगड़ा है अफगान और मंगोल को लेके। यहां पे अभी मुगल शब्द नहीं है, मंगोल को लीजिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है उन्होंने मंगोलों का आतंक देखा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के ऊपर भयंकर मंगोल आक्रमण हुए। आप कभी पढ़िएगा इसके बारे में, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाऊंगा। 1398 में तैमूर लंग ने तो दिल्ली को मतलब आप समझिए बिल्कुल लेवल में कर दिया था, इतनी लूटपाट करी उसने। तो ये लोग जानते थे कि मंगोलों को अगर यहां पे हमने बसने दे दिया तो हालत खराब हो जाएगी हमारी। तो 1529 में घाघरा के मैदान में एक तरफ अफगानों की सेना थी और एक तरफ जो है वो बाबर की सेना थी। इन अफगानों की सेना के अंदर शेरशाह सूरी भी लड़ा था, जो आगे चलकर हुमायूं का दुश्मन बना, बाबर के बेटे का। और 1540 में शेरशाह ने आखिरकार मुगलों को हरा दिया। हालांकि शेरशाह अनलकी रहा, 5 साल में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद सूर वंश या उसका अफगान वंश जो था वो खत्म हो गया और हुमायूं को वापस जैसे ही मौका मिला उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, वो बात अलग है। परंतु अफगानों और जो मुगल हैं इनके बीच में बहुत शत्रुता थी। तो 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने इनको भी हरा दिया, अफगानों को भी। अब कोई प्रतिद्वंदी रहा नहीं। आप देखें, काबुल से चला है, पंजाब राज्य से तो वैसे ही फ्री पास था, दिल्ली सल्तनत को उसने जीत लिया है, राजपूताना के सबसे बड़े शासक को उसने हरा दिया है और अफगान भी हार चुके हैं। तो अब सत्ता को चुनौती देगा कौन? यही कारण था कि बाबर ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में वो सफल रहा। और एक बात और, मध्य एशिया के जो भी ये राज्य अभी अपन ने बातचीत करी ना, ये कभी इतने धनवान थे ही नहीं जितने धनवान राज्य हमारे भारत के अलग अलग जो ये छोटे छोटे से भी इलाके हुआ करते थे, बहुत धनवान थे, हर चीज से धनवान थे। तो बाबर ने फाइनली अपना मन बना लिया कि भाई मैं तो यहीं रहूंगा। अपने बेटे हुमायूं को उसने काबुल में ही रखा कि भाई तुम काबुल का प्रशासन संभालो और मैं यहाँ का प्रशासन संभालता हूँ। बट बाद में उसने हुमायूं और अपनी जो पत्नियां थीं, बेटियां थीं, उन सबको भी धीरे धीरे यहाँ पर दिल्ली में बुलाना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से भारत में मुगलों ने अपनी सत्ता को मजबूत किया और अपनी सत्ता को स्थापित किया। जब बाबर ने अपना शासन शुरुआत में स्थापित किया तो आप अगर इसको देख पा रहे हैं ध्यान से, तो बाबर के लगभग काल में ये पूरा जो इलाका है इस पर बाबर का या तो डायरेक्टली प्रभुत्व था या फिर इन जगहों को उसने जीता था। आगे चलकर अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने इसके शासन को, मुगलों के शासन को कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला दिया। पर जो भारत में एक मजबूत शासन की नींव रखनी चाहिए थी, एक स्थापित राजवंश को हटाकर, वो बाबर ने रखी थी।
इस बात में कोई दोहराई नहीं है दोस्तों कि बाबर एक विदेशी था। उसने विदेश से आकर भारत के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित किया। पर आप आगे देखेंगे तो बाबर को भारत में लंबे समय शासन करने का मौका नहीं मिला। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है और 1530 के अंदर ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बाबर भारत के लिए अच्छा था या बुरा था, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि आप आगे अगर अभी आप देखेंगे तो कई बार मैं ये भी सुनता हूं कि जो अकबर थे या जहांगीर थे या शाहजहां थे या औरंगजेब थे, वो कहीं कहीं पर अच्छे थे, कहीं पर बुरे थे। तो देखो, मैं हमेशा एक ही बात आपसे भी कहना चाहूंगा, अपने स्टूडेंट से भी मैं यही कहता हूं, देखो यार, हिस्ट्री को हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इसे राइट विंग और लेफ्ट विंग इन नजरों से मत देखिए। देखिए, हिस्ट्री में जो हुआ है वो आप झुटला नहीं सकते। इसके लिए आपके पास आजकल तो गूगल है ना, ऑथेंटिक सोर्स पर जाइए, सारी जानकारियां सामने आ जाती हैं। तो नो डाउट बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, इसके लिए उसने बहुत ही ब्रूटल टैक्टिक्स यूज करी। उसने बड़े पैमाने पर लोगों का कत्ल किया, बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, सब बातें सही है। परंतु उसने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में, जब वो फरगना में था, जब वो काबुल में था, उसने संघर्ष भी बहुत किया। और उसी संघर्ष के बलबूते आप देखें कि वो एक बिल्कुल कहते हैं ना, एक विदेशी धरती पर उसने अपने राजवंश की स्थापना कर दी। बाबर का मकबरा, डेथ तो उसकी आगरा में ही हुई थी और वहीं पे आगरा में उसका मकबरा बना दिया गया था। परंतु उसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो जीते जी मरने के बाद तो मतलब इच्छा कंप्लीट हो नहीं पाई, क्योंकि हुमायूं युद्धों में उलझ गया। उसके बाद उसके हाथ से उसका साम्राज्य निकल गया। मिला जब उसको वापस हुमायूं को साम्राज्य, तो हुमायूं की डेथ हो गई। तो काबुल के अंदर बाबर का मकबरा अकबर ने बनवाया था। अकबर बाबर का पोता था। तो शुरुआत में बाबर की कब्र जो है वो आगरा में ही स्थापित थी, परंतु फिर उस कब्र को अकबर ने शिफ्ट कर दिया, कहां पर? काबुल में। आज भी जो ये कब्र जो है काबुल के अंदर है और वहां पे इसे बाग ए बाबर के नाम से जाना जाता है। तो काबुल में बाबर का वर्तमान में मकबरा स्थित है। और बाबर का जो पैतृक राज्य था फरगना और बुखारा, है ना, वहां पर भी बाबर के जो उपलब्धियां थी, बाबर से जुड़े हुए जो स्मारक हैं, बाबर से जुड़े हुए जो पुरातात्विक स्थान है, उनको बड़ा सहेज कर रखा गया है। और वहां पर भी बाबर का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था बाबर पे। आगे मैं और भी जो मुगल शासक हुए उन पर लेक्चर करूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हिस्ट्री को हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स हैं उनके सामने रख दें। बाकी विवेक हम सब में है, सोचने समझने की शक्ति हम सब में है, और उसके बाद क्या डिसीजन हो सकता है हम उस पर पहुंचे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अभी ज्यादा चाहूंगा, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, इसके लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। Please like